देश की राजधानी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। सोचिए, अभी अमित शाह कह रहे थे संसद में कि अंग्रेजों के समय का बना कानून में हटा रहा हूं, तो क्या धारा 144 नहीं हटा सकते थे? धारा 144 वो कानून है जो सरकार, कोई भी सरकार अपने ही नागरिकों को 5 लोगों से ज़्यादा, 4 लोगों से ज़्यादा, 3 लोगों से ज़्यादा जमा होने को प्रतिबंधित कर देता है। ये भी अंग्रेजों का कानून है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी कानून का इस्तेमाल होता है। तो सरकारें आपको राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी अंग्रेज के नाम पर, कभी मुगलों के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर अपना उल्लू सीधा करती है। लेकिन इस देश की सरकार तो है ही, इस देश का टीवी, अखबार और तमाम इंस्टीट्यूशन लगता है जैसे वो अब इस देश की जनता से कट गए हैं। तो सोचिए, अगर ऐसा नहीं होता तो अपने ही देश के किसानों के खिलाफ सड़कों पर कील लगाने को इस देश की मीडिया दिखा रहा होता और वो उसकी क्रिटिसाइज करता, जस्टिफाई नहीं करता। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 13 फरवरी किसानों ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली आएंगे। उनकी छोटी सी मांग है कि हमको एमएसपी दिया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हमें फसलों के दाम दिए जाएं। वो एक मांग है उनकी, गलत है सही है ये तो सरकार तय करेगी, वक्त बताएगा। सोचिए, उनकी कुछ मांग है किसानों के लिए भी और मजदूरों के लिए भी कि मनरेगा में मजदूरी कम से कम 200 दिनों की हो और मिनिमम जो रोज की जो तनख्वाह हो वो 700 रुपये हो मजदूरों के लिए जो काम करते हैं। ये कुछ ऐसी मांग है जिसको लेकर किसान और खासकर देश भर से किसान देश की राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं। खबर ये है इस बीच कि दिल्ली के जो 3-4 बड़े बॉर्डर है, जहां से हरियाणा से, यूपी से लोग दिल्ली में आते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर देखिए कीलें लगा दी गई हैं, कटीलेदार तार लगा दिए गए हैं, जो फेंसिंग बॉर्डर पर होता है, दुश्मन देश के खिलाफ होता है। तो क्या भारत के नागरिकों को ही दुश्मन माना जा रहा है? हरियाणा में तो अलग से नहरें खुदवा दी गई हैं, सड़क पर परमानेंट दीवार बनाई जा रही है। और सोचिए, ताकि लोगों को लगे कि ये किसानों की प्रॉब्लम है, और सोचिए लोग नाराज हो रहे हैं। और सूर्य प्रताप सिंह ने एक वीडियो शेयर कर रहा है कि यात्री परेशान हो रहे हैं। रास्ता सरकार रोक रही है या किसान रोक रहे हैं? किसान तो 2 तरफ से ट्रैक्टर लेकर देश में आ रहे हैं, रास्ता तो सरकार रोक रही है, तो किसानों को कैसे दोष दिया जाए? और क्या एक जनतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक देश में क्या बीजेपी धरना नहीं करती है, बीजेपी प्रदर्शन नहीं करती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये समझना पड़ेगा और सरकार को डील करना चाहिए। तो बदले में कीलें लगाई जा रही है। और सवाल है कि जो अमित शाह कह रहे थे कि हम अंग्रेजों के बने कानून को हटा रहे हैं, तो 144 किसका बनाया कानून है? वो कब का कानून है? ये देश को बताना चाहिए। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, दरअसल बीजेपी बोल रही है 400 पार, दरअसल टीवी अखबार बोल रहा है 400 पार, लेकिन बीजेपी सख्ते में है, डरी हुई है। और सोचिए, जो किसान कर्नाटक से आ रहे थे उनको भोपाल में अरेस्ट कर लिया जाता है, टिकट कटा के वो आ रहे थे, उनके ट्रेन को कैंसिल कर दिया जाता है। क्या ये संवैधानिक नहीं है? लेकिन सवाल है कि ऐसे दौर में कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है। अगर यही मायावती पार्क बनवा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली जा रही थी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता था। इस देश में जब दलित, पिछड़े, आदिवासी प्रधानमंत्री हो तो चारों तरफ से आवाज आएगी। यहां तक कि कांग्रेस की सरकार में भी सीएजी से आवाज आ रही थी। सीएजी से याद आया, मध्य प्रदेश में पिछले 5-6 साल में एक आदमी का 3-3 बार इंदिरा आवास से लॉट हुआ है। किसी ने बताया क्या? सीएजी की रिपोर्ट है। चुनाव आयोग की बात बता रहा हूं, एक कैंडिडेट का नाम 20-20 बार छपा हुआ है, एक कैंडिडेट का नाम 20-20, और वो भी जाति विशेष के लोगों का। और इस देश में करोड़ों एससी, एसटी, ओबीसी के नाम उड़ाए जा रहे हैं, एक से एक, तुम डाल डाल में पात पात। सोचिए, जब मान्यवर साहब ने नारा दिया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो इस देश में ईवीएम लाया गया। आज पूरा देश ईवीएम के 85-90% लोगों से पूछ लीजिए, वो ईवीएम के खिलाफ है, लेकिन कहीं से कोई संज्ञान नहीं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, उसके बाद वीवीपैट लगा, लेकिन उसकी गिनती नहीं होगी। तो चारों तरफ से जब चुप, घोर सन्नाटा है, जो टीवी है, अखबार है, पत्रकार है, तमाम जो इंस्टीट्यूशन है, क्या वो नहीं देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर कील लगाई जा रही है? अब तो सब कुछ सोशल मीडिया पर है, अब तो सब कुछ सोशल मीडिया पर है।
सोचिए, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सोशल मीडिया लगातार उस पर अवेयर रहते हैं, लेकिन नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट SC ST OBC रिजर्वेशन को बांटने पर सुनवाई कर रही है। तो सवाल है कि जब इस देश के किसान की भी नहीं सुनी जाएगी तो किसकी सुनी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी बाबा साहब का संविधान है, लोगों को भरोसा है डेमोक्रेसी पर, और डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी हैं। तो सोचिए किस तरह से किसानों ने 16 फरवरी को भी भारत बंद का ऐलान किया है। बामन मेश्राम ने EVM के खिलाफ 22 फरवरी को एक बड़े प्रोटेस्ट का कॉल दिया है और देश भर से सवाल उठ रहे हैं। तो सोचिए, बीजेपी भले 400 पार कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सत्ते में है। अगर सत्ते में नहीं होती तो किसानों से बातचीत करती, इस तरह से कील नहीं लगाते। सवाल है कि इस देश की राजधानी दिल्ली में सोचिए, इंडिया गेट पर किसानों की बड़ी बड़ी रैलियां हुई है। उस रैली में मान्यवर कांशीराम साहब भी शामिल होते थे, उस रैली में BP सिंह शामिल होते थे, देवगौड़ा शामिल होते थे। लेकिन सोचिए, आज जो सत्ता पक्ष के साथ हैं लोग, जो सत्ता पक्ष के गठबंधन में हैं, वहां से भी सही गलत की कोई आवाज नहीं उठ रही है। हालात इस तरह के होगा। आज 5 ऐसे दल हैं जो विपक्ष में पड़े हुए हैं, RJD, उसके बाद BSP, उसके बाद समाजवादी पार्टी, DMK और JMM। ये 5 बड़े बहुजनों के दल हैं। ममता बनर्जी से उम्मीद मत रखिए, अरविंद केजरीवाल से उम्मीद मत रखिए, नवीन पटनायक से उम्मीद मत रखिए, और एक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सड़कों पर हैं। इस देश में कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बन चुका है, चुनाव हराया जा चुका है। लेकिन अगर 5 ये दल, सपा, बसपा, RJD, JMM और DMK, जो स्टालिन की पार्टी है, मायावती जी की पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी है, राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या कहते हैं, इस देश में कांग्रेस BJP के पास पैसा है, जनाधार नहीं है। 85% आबादी तो दलित, पिछड़े, आदिवासी किसान हैं। ओवैसी को गठबंधन में लाने की जरूरत है। किसान इस देश के नाराज हैं, युवा नाराज है, मजदूर नाराज है। लेकिन सरकार का जो दबाव है, सरकारी तंत्र का जो दबाव है, उससे टीवी अखबार, सिर्फ सरकारी तंत्र का दबाव नहीं है। आज गैर कोई प्रधानमंत्री गैर RSS और गैर BJP का हो जाए तो यही मीडिया धज्जियां उड़ा देगी। दरअसल ये स्वर्ण काल नहीं, सवर्ण काल चल रहा है। इस देश के सवर्ण समाज का चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, CM से लेकर PM तक सबसे ज़्यादा 90-95% भागीदारी है, और उनकी वैचारिक सहमति RSS BJP के साथ है। इसलिए कहीं से कोई चुप्पी की आवाज़ नहीं आ रही है। और ये तभी ठीक होगा ये सिस्टम जब जाति जनगणना होगा, हर जाति, मजहब, हर कम्युनिटी, SC ST OBC के लोगों की बराबर की भागीदारी होगी, चेक एंड बैलेंस होगा, तब जाकर बेहतर होगा। लेकिन इस बार एक बात जो साफ है कि जनता बहुत नाराज है, जनता बहुत आंदोलित है, किसान नाराज है, युवा नाराज है, बेरोजगार नाराज है, और 90% लोग किसान, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी किसान हैं, वो नाराज हैं। और BJP उनको साधने की कोशिश कर रही है। BJP की कोशिश है कि उनके जातियों के नेता खड़े किए जाए और उनके गुस्सा को ठंडा किया जाए। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को कि 2024 में ऐसा हो पाएगा? मैं फिर कह रहा हूं, अगर आज भी सपा, बसपा, RJD और JMM, DMK मिल जाए तो लगभग 5-6 राज्यों में फिर से BJP का सफाया हो जाएगा। ओवैसी और कांग्रेस इस गठबंधन में रहे तो और बेहतर है। सच्चाई यह है कि राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं आ रहा है, तभी BJP आज भी उन तमाम दलों के उन नेताओं को अपने साथ ला रही जो कल तक उनके साथ खिलाफ थे। तो साफ साफ संदेश है, या तो जो दल हैं वो अकेले चुनाव लड़े, जैसे ममता बनर्जी ने जेल जाना पसंद नहीं किया, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अरविंद केजरीवाल को जेल जाना नहीं पसंद है, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन ने तय किया कि हम जेल जाएंगे। तेजस्वी यादव ने तय किया कि हम BJP से लड़ेंगे। अगर अखिलेश यादव और मायावती जी गठबंधन में आ जाए तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि ये दोनों अकेले लड़कर तो यूपी में चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और प्रकाश अंबेडकर से लेकर चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ रखना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज के नेताओं को समझना पड़ेगा। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अब तो किसान भी शामिल हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग शामिल हैं। तो स्थितियां बहुत गंभीर है, लोगों को समझना चाहिए। सोशल मीडिया से जो खबरें आ रही हैं, जब सड़कों पर किसानों के खिलाफ कील लगाया जा सकता है, जिनके जो अन्न उपजाते हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, जो जिनके बेटे फौज में हैं, जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जब उनके खिलाफ इस देश की सरकारें कील लगा सकती है, तो फिर दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार की कोई भी सीमा पार की जा सकती है। तो सबसे बड़ी खबर है, और जो लोग कहे कि भारत सरकार ने अंग्रेजों के कानून बदल दिए हैं, तो उनसे पूछिए कि धारा 144 कब खत्म होगी।
तो सोचिए इस तरह से हालात है, और इस देश के तमाम जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं वो इस सरकार के साथ हैं। और इस देश की बर्बादी के लिए अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वो टीवी अखबार है। इस देश में बेरोजगारी, इस देश में महंगाई, इस देश में अगर सीमा सुरक्षित नहीं है, सेना के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनको अग्निवीर बनाया जा रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया है, जिसमें डाइवर्सिटी नहीं है और जहां से सरकार से सवाल पूछने के बजाय सरकार के साथ ताली बजाई जा रही है, सरकार के साथ हाँ में हाँ मिलाई जा रही है। जिस देश में टीवी अखबार गुलाम हो जाए उस देश का डेमोक्रेसी गुलाम हो जाता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।